राधे राधे। तो प्यारे विद्यार्थियों, 11वीं क्लास की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं अशोक शेखावत आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। और ध्यान दे बेटा, ये जो केमिस्ट्री है ना, ये केमिस्ट्री एक वर्ड है कीमिया, ग्रीक वर्ड है कीमिया। ये केमिस्ट्री इस कीमिया से बनी है। केमिस्ट्री रसायन विज्ञान कीमिया से बनी है, ग्रीक वर्ड है कीमिया। और इस कीमिया का मीन्स होता है भाई काला रंग। ब्लैक कलर। तो कीमिया का मीन्स होता है ब्लैक कलर। अब ये ब्लैक कलर क्यों पड़ा इसका नाम? देखिए, पहले जो मिस्र देश है उसकी सभ्यता या उसकी संस्कृति और उनकी नॉलेज थी ना, वो अन्य जो कंट्री हैं उनसे थोड़ी ज़्यादा थी। यानी उन लोगों के जो कला थी वो बहुत ज़्यादा डेवलप थी, बहुत अच्छे अच्छे काम उन्होंने करके दिखाए दुनिया को। तो और मिस्र देश की मिट्टी का रंग काला था, इसीलिए ध्यान रखना, मिस्र की जो कला है ना, उस मिस्र की कला के लिए ही ये कीमिया वर्ड काम किया गया। मिस्र की कला के लिए ही वर्ड काम में लिया गया कीमिया, शायद, ठीक है। तो इस कीमिया का मीन्स होता है ब्लैक कलर, और मिस्र देश की मिट्टी का रंग भी ब्लैक कलर था, इसलिए नाम पड़ा, ठीक है। अपन बात कर रहे थे इस केमिस्ट्री की, तो ध्यान रखना, ये जो केमिस्ट्री आपके पास है, ये दैनिक जीवन में या डेली लाइफ में आपको हर जगह केमिस्ट्री देखने को मिलती है। ये जो बाल है इनका कलर केमिस्ट्री, आप खाना खाते हो उसका डाइजेशन होता है केमिस्ट्री। ये कपड़े इनका कलर केमिस्ट्री। आप जो भी व्हीकल में आप इधर उधर जाते हैं उनमें जो फ्यूल डलता है, ठीक है, वो सब केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का इस दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और अब अपन क्या करें, अगर मैं आपको इस केमिस्ट्री की ब्रांच की बात करूं, शाखाओं की बात करूं, तो केमिस्ट्री की ब्रांच या जो शाखाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? देखो, बहुत वाइड एरिया है। तो क्या किया, फिर इसको अलग अलग बांट दिया, अलग अलग जगह बांटते कि इसकी स्टडी आप इस ब्रांच में करेंगे, इसकी स्टडी आप इस ब्रांच में करेंगे। तो इसकी जो ब्रांचें हैं वो ब्रांच पहली है भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है भाई। तो देखो, केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचें हैं भाई। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, तो इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, फिजिकल है, न्यूक्लियर है, एनालिटिकल है, इंडस्ट्रियल है, एग्रीकल्चर है, बायोकेमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचें बना दी गई, शाखाएं बना दी गई, और वो शाखाएं आपके पास ये है। और आप 11th क्लास में और 12th क्लास में इन्हीं सभी शाखाओं का मिला जुला रूप पढ़ेंगे। अलग अलग नहीं पढ़ेंगे कि इनऑर्गेनिक अलग, ऑर्गेनिक अलग, फिजिकल अलग, न्यूक्लियर अलग, नहीं। इन सभी का मिला जुला रूप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, ठीक है। अब एक बात और भाई, तीसरी बात मैं करूं तो तीसरी बात यह है कि देखो, इस केमिस्ट्री का शांतिपूर्ण कार्यों में भी उपयोग होता है,
विनाशकारी कार्यों में भी उपयोग होता है। शांतिपूर्ण कार्य तो आप जो दैनिक जीवन में देख रहे हो सारे शांतिपूर्ण कार्य हैं भाई। मैं कपड़े पहन रहा हूँ, ये पेन चला रहा हूँ, बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ये लाइट, पानी, नल, बिजली, ये सब शांतिपूर्ण कार्य हैं। और विनाशकारी कार्यों की भी अगर आप बात करें तो विनाशकारी कार्य भी हैं भाई। हो सकता है डेट ध्यान नहीं हो मेरे। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका का बम वर्षक विमान B-29 एटम बम हिरोशिमा पे डाल देता है। उसी के 3 दिन बाद वही B-29 दूसरा एटम बम डाल देता है नागासाकी पर। और ध्यान रखना दोनों शहर तबाह हो गए। ये केमिस्ट्री की देन थी कि 2 शहर बिल्कुल तबाह हो गए, लाखों की तादाद में लोग खत्म हो गए, वहां की प्रकृति नष्ट हो गई, धरती वहां की बंजर हो गई और जापान मतलब एक बहुत गहरे सदमे में खत्म होने के कगार पे आ गया, आत्मसमर्पण कर दिया। तो ये क्या थे? इसके विनाशकारी रूप थे। और भी विनाशकारी रूप है। अब ये भोपाल गैस ट्रेजिडी, तो खैर वो तो ट्रेजिडी है, इसकी बात तो अपन क्या करें, ठीक है। लेकिन ये जो एटम बम बनाने की अगर आप बात करें, और इन्हीं एटम बम का आप शांतिपूर्ण कार्य में उपयोग कर सकते हैं, नाभिकीय भट्टियों में। लेकिन विनाशकारी रूपों में अमेरिका ने सबसे पहले जापान के खिलाफ जो ये केमिस्ट्री के एटम बम, परमाणु बम काम में लिए थे, ये हैं। तो कुल मिला के बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये केमिस्ट्री शांतिपूर्ण कार्यों में भी काम आती है और विनाशकारी कार्यों में भी काम आती है। लेकिन पूरे संसार का यही प्रयास रहता है कि विनाशकारी रूप में इसे काम में नहीं लिया जाए और शांतिपूर्ण कार्यों में काम में लिया जाए। ठीक है, आगे देखिए अपन इस केमिस्ट्री में ब्रांच पढ़ ली। ब्रांच पढ़ने के बाद मैं आपको यहां पर बात करता हूं कि इस केमिस्ट्री में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि मैटर क्या होता है भाई। सबसे पहले पढ़ रहे अपन मैटर। तो ये मैटर होता है क्या भाई? देखो भाई, एनीथिंग दैट इज मास, मतलब कोई भी जो आपको दिख रहा है पदार्थ, है ना, उसका मास हो, कोई भी वस्तु जो आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, उसका मास हो और स्पेस ऑक्यूपाई करे, जगह घेरे, जिसका मास हो और जगह घेरे, आप उसको क्या बोलेंगे भाई? मैटर बोलेंगे। तो ध्यान रखना, मैटर क्या होता है? जिसका मास हो और स्पेस ऑक्यूपाई करे, मैटर कहलाएगा, आप उसको मैटर बोलेंगे। तो सबसे पहले मैटर की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी बच्चों कि मैटर होता क्या है? जिसका मास हो और स्पेस ऑक्यूपाई करे। मैं हूं, ये मेरा चश्मा है, ये मेरा पेन है, ये सब क्या है? इनका मास है। कुछ ना कुछ तो वजन है भाई, मास है। और ये जगह घेरते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो ध्यान रखना, क्या बोलेंगे आप इनको? इनको बोलेंगे आप मैटर। और अब आप यहां पर इन मैटर का क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है बच्चों, तो अपन अब क्या करते हैं? इस मैटर का क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री क्या होती है ये आपको बता दिया, और अब मैं आपको बता रहा हूं कि मैटर का
क्लासिफिकेशन क्या होगा, वर्गीकरण क्या होगा। तो देखिए, पहला मैं लेता हूं फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो प्यारे बच्चों, पहला अपन ले रहे हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। देखो, फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर जो मैटर हैं उन मैटरों को 3 कैटेगरी में बांट दिया भाई, सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या कर दिया भाई, सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 कैटेगरी में इनको बांट दिया। तीनों कैटेगरी में यहां बता रहा हूं, ध्यान दें। पहली कैटेगरी में ले लेता हूं, ये रही आपके सामने, जिसको मैं सॉलिड बोलूंगा। दूसरी कैटेगरी में ये ले लेता हूं, जहां मैं लिक्विड की बात करूंगा। और तीसरी कैटेगरी ये ले लेता हूं मैं, जहां मैं गैस की बात करूंगा। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस आपके पास 3 यहां मैटर हैं। सॉलिड की बात करें तो देखो, सॉलिड में क्या होगा भाई, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी एटम या मॉलिक्यूल्स, ये एटम या मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं तो वो सॉलिड होगा। थोड़ा अगर वो दूर दूर हो जाए तो वो लिक्विड हो जाएगा, और अगर वो और भी दूर दूर हुए तो वो गैस हो जाएगा भाई। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये चल रहा है आपका भौतिक वर्गीकरण। क्या चल रहा है भाई, भौतिक वर्गीकरण या फिजिकल क्लासिफिकेशन चल रहा है। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में पार्टिकल बहुत पास पास होता है, लिक्विड में थोड़ा दूर होते हैं, गैस में बहुत ज्यादा दूर होते हैं। ठीक है, अब मैं यहां पर क्या करता हूं, सबसे पहले बात करता हूं शेप की, फिर बात करता हूं वॉल्यूम की। तो देखिए, सॉलिड अगर कोई चीज है, उस सॉलिड को आप कहीं भी रख दें, यहां से उठा के यहां रख दें, यहां रख दें, यहां रख दें, तो ध्यान रखना इस सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स रहेगा, डेफिनेट रहेगा। ठीक है भाई। जबकि लिक्विड की बात करें तो लिक्विड का वॉल्यूम भी फिक्स रहेगा, डेफिनेट रहेगा, चेंज नहीं होगा। जबकि गैस की बात करें तो गैस का जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट नहीं रहता भाई। जिस बर्तन में जा रहे, देखो इस कंटेनर में अभी इससे बड़े में डाल देंगे ना तो इसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, इसको और छोटे में डाल सकते, वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो वॉल्यूम इसका चेंज हो सकता है, किसका, गैस का, तो डेफिनेट नहीं होता। तो वॉल्यूम डेफिनेट होता है किसका, सॉलिड और लिक्विड का, गैस का डेफिनेट नहीं होता। ठीक है। शेप की बात करें, ठीक है, सॉलिड ये पेन जैसा है वैसा ही रहेगा, इसकी शेप चेंज नहीं होगी। डेफिनेट। लिक्विड और गैस दोनों का डेफिनेट नहीं होता है। इस लिक्विड को, इस गैस को जिस बर्तन में डालोगे ना, डालोगे उसकी जैसी शेप ले लेगा। जैसे मान लो इस लिक्विड या गैस को आप डाल रहे हैं इस प्रकार के बर्तन में, तो इनकी शेप ऐसी हो जाएगी। अगर आप इनको इस प्रकार के कंटेनर में डाल दें तो ये जो लिक्विड और गैस है इसकी जैसी शेप ले लेगा, या डाल दोगे इसकी जैसी शेप ले लेगा। यानी कुल मिलाकर की बात यह है कि लिक्विड और गैस की जो शेप है वो डेफिनेट नहीं होती। ठीक है भाई। जबकि सॉलिड का जो शेप है वो डेफिनेट होता है। तो सॉलिड का शेप और वॉल्यूम दोनों डेफिनेट होते हैं। लिक्विड की बात करें, लिक्विड का वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होती। गैस की बात करें तो गैस का शेप और वॉल्यूम दोनों ही डेफिनेट नहीं होती। दो हो गए। तीसरा, अगर अपन फ्लूइडिटी की बात करें, बहने की बात करें, तो ध्यान रखना सॉलिड नहीं बहते हैं जबकि लिक्विड और गैस बहते हैं भाई। अगर अपन इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करें
इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करें, प्रेशर लगाया तो देखिए सॉलिड में पार्टिकल बहुत पास पास है, प्रेशर आप लगाएंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यार, ठीक है। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड पर भी इफेक्ट लगभग नेग्लिजिबल होता है, जबकि इस गैस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ जाता है। आप दबाओगे, दबा करके इसको बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, तो सबसे ज्यादा जो कंप्रेस किया जा सकता है वो गैस को, और इस सॉलिड और लिक्विड को जो कंप्रेस आप करना चाहें लगभग न के बराबर। तो ध्यान दें, फिजिकल क्लासिफिकेशन आपके पास हो गया कि फिजिकल स्टेट के आधार पर, फिजिकल स्टेट के आधार पर मैटर को 3 कैटेगरी में बांट दिया, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 कैटेगरी में बांट दिया। तो पहला क्लासिफिकेशन हो गया आपके पास फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। और इस फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ा आपने? शेप पढ़ा, वॉल्यूम पढ़ा, फ्लूइडिटी पढ़ी, इफेक्ट ऑफ प्रेशर पढ़ा, ठीक है भाई। तीसरा लेते अपन, दूसरा लेते अपन केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये जो केमिकल क्लासिफिकेशन है, उस केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहां 2 कैटेगरी में बांट दिया भाई। एक प्योर सबस्टेंस, ठीक है, और दूसरा है मिक्सर। अब ये मिक्सर भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किए गए, एक होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा हेटेरोजीनियस मिक्सचर। इधर अपन प्योर सबस्टेंस की बात करें तो प्योर सबस्टेंस भी 2 टाइप के थे, एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। एलिमेंट भी अपने पास 3 कैटेगरी के हैं। कौन कौन से भाई? मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। तो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड यहां एक तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो ये आपके पास केमिकल क्लासिफिकेशन हो गया प्योर सबस्टेंस और मिक्सचर। देखो अब एक एक की बात करते हैं अपन। यहीं सबसे पहले मैं लेता हूं प्योर सबस्टेंस। तो प्योर सबस्टेंस क्या होते हैं भाई? कि वे मैटर जिनका कंपोजिशन फिक्स रहता है प्योर सबस्टेंस होंगे। और ये जो मिक्सचर है, ये मिक्सचर क्या होंगे कि या तो आप किसी एलिमेंट को, ठीक है, एलिमेंट को या किसी कंपाउंड को मिक्स कर दे किसी भी अनुपात में। एलिमेंट या कंपाउंडों को मिक्स कर दो, मिक्सचर बन जाएगा। जैसे मान लीजिए आप एलॉय की बात करें, चाय की बात करें, तो सारे के सारे किस कैटेगरी में आ जाएंगे? मिक्सचर की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो मिक्सचर में क्या होगा? एलिमेंट या कंपाउंडों को किसी भी रेशियो में मिक्स किया जाता है तो मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए कंपोजिशन चेंज नहीं हो, वो होंगे प्योर सबस्टेंस। अब ये प्योर सबस्टेंस भी 2 कैटेगरी के हैं, एक तो होगा एलिमेंट और एक होगा कंपाउंड। एलिमेंट क्या होंगे भाई? कि जो एक ही प्रकार के एटम से बने वो एलिमेंट होंगे, एक ही प्रकार के एटम से। मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है, ये आपने 10th क्लास में पढ़ लिए थे। और बाकी आगे एक चैप्टर आएगा, वहां पर डिटेल, देखो इन सभी चीजों को आगे डिटेल से पढ़ने वाला है अपन, यहां केवल इंट्रोडक्शन है, ध्यान रखना। तो एलिमेंट क्या होंगे? जो एक ही प्रकार के एटमों से बनेंगे। जैसे मान लीजिए सपोज मैं बात करूं और मैं आपसे कहूं कि भाई आयरन, तो आयरन किससे बना है? Fe एटम से।
आयरन में सारे के सारे जो एटम हैं वो Fe के हैं, तो आप इसे कहेंगे एलिमेंट, और ये Fe क्या एक मेटल है। आ रही बात समझ में? अगर आप मान लीजिए बात करें ऑक्सीजन की, किसकी बात करें? ऑक्सीजन की, तो वहां कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल O2 मॉलिक्यूल से है, ठीक है, नॉन मेटल आ जाएगा। सल्फर है, सल्फर पाया जाता है उसमें। मेटलॉइड की बात करें तो मेटलॉइड आपके पास कौन कौन से हैं भाई? सिलिकॉन है, ठीक है, बोरोन है, सिलिकॉन है, बोरोन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी, टेलुरियम है, एस्टेटाइन है, ये मेटलॉइड है। तो मेटल आपके पास है, लोहा है, आयरन है, एजी है, एयू है, सोना, चांदी, तांबा, ये मेटल की कैटेगरी में आ जाते हैं। ऑक्सीजन है, सल्फर, ये मेटलॉइड की कैटेगरी में आ जाते हैं। और सिलिकॉन है, बोरोन है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और एस्टेटाइन, ये मेटलॉइड की कैटेगरी में आ जाते हैं भाई। तो एलिमेंट मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड होते हैं। कंपाउंड की बात करें तो अगर मान लीजिए जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा था मेथेन, एथेन, प्रोपेन, तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। और अगर आप पढ़ते हैं जैसे NaCl, KCl, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो कंपाउंड क्या होंगे भाई? एलिमेंटों को एक फिक्स रेशियो में मिलाए, एलिमेंट से क्या बन जाएगा? कंपाउंड बन जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को मिलाऊं, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से क्या बन जाएगा भाई? H2O बन जाएगा। तो यहां पर देखें हाइड्रोजन के 2 मोल है, ऑक्सीजन का 1 मोल है, H2O बन गया। ऑक्सीजन एटम का 1 मोल ले लिया मैंने, हाइड्रोजन के 2 ले लिए। तो कंपाउंड का मीन्स होता है कि इन एलिमेंटों को फिक्स रेशियो में मिला दो, कंपाउंड बन जाएगा। इसमें से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को आप सेपरेट कर सकते हैं, कंपाउंड, यहां सेपरेट नहीं कर सकते आप। तो ये हो गया आपके पास कि प्योर सबस्टेंस 2 होते हैं, एक एलिमेंट होता है, एक कंपाउंड होता है। और दूसरा आ जाता है अपन इधर अपने पास कैटेगरी है मिक्सर की, ठीक है। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस होता क्या है? होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। मान लो सपोज आपने कोल्ड ड्रिंक ली, अब उस कोल्ड ड्रिंक को जब आप पिएंगे तो नीचे से ले ऊपर तक समान रूप से मीठी मिलेगी वो, ठीक है। तो ऐसे जो मिक्सचर है वो कहलाएंगे होमोजीनियस। प्रत्येक भाग का रेशो, कंपोजिशन सेम रहेगा, कंपोजिशन सेम रहेगा, ऊपर से लेकर नीचे तक कंपोजिशन सेम रहेगा, कंपोजिशन चेंज नहीं होगा। आप मान लीजिए पानी में आपने शुगर मिला दी और आपने बराबर मात्रा में मिलाया 1:1 वाटर और शुगर को, और जब आप पिएंगे तो ध्यान रखना समान रूप से मीठी मिलेगी ऊपर से और नीचे से। चाय जब आप पीते हैं तो ऊपर से एक घूंट ली, लास्ट घूंट में वही टेस्ट रहेगा। ऐसा थोड़ी कि स्टार्टिंग की एक घूंट ली मीठी है, लास्ट की एक घूंट ली फीकी आ गई भाई, ऐसा नहीं होता। प्रत्येक बार ऊपर से लेकर नीचे तक सभी जगह का कंपोजिशन अगर सेम रहेगा तो आप इसे होमोजीनियस बोलेंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो आप इसे हेट्रोजीनियस बोलेंगे। जैसे मान लीजिए इस हेट्रोजीनियस में आपने ऑयल और वाटर को मिला दिया, छोड़ दो, वही 1:1 में मिलाया। मान लो सपोज 1 लीटर तेल 1 लीटर पानी मिलाया, छोड़ दें। थोड़ी देर बाद में आप देखेंगे तो ऊपर तेल और नीचे पानी है, तो नीचे से अगर आप थोड़ा सा निकालेंगे तो केवल पानी पानी मिलेगा, और ऊपर निकालोगे तो तेल तेल मिलेगा। ऊपर थोड़ा सा लिया आपने, केवल तेल तेल आया, पानी और तेल दोनों थोड़ी आए। नीचे से लिया आपने, पानी पानी आया, दोनों थोड़ी आए। तो ध्यान रखना प्रत्येक भाग का अगर कंपोजिशन सेम हो तो वो होमोजीनियस होगा, कंपोजिशन सेम नहीं हो हेट्रोजीनियस, ठीक है। मिक्सचर होंगे क्या? आप फिर दोबारा सुन लें, एलिमेंट को मिला दें या कंपाउंडों को मिला दें।
किसी भी कंपोजिशन, किसी भी रेशियो में, तो एलिमेंट और कंपाउंड को किसी भी आप रेशियो में मिलाएं, मिक्सचर बन जाएगा। और अगर फिर पूरा कंपोजिशन सेम है तो होमो, और कंपोजिशन पूरा सेम नहीं है तो हेटेरो। ठीक है। और प्योर सब्सटेंस दो होते हैं, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। एलिमेंट आपके पास मेटल, नॉन मेटल, मेटलोइड सोर्स हैं, कंपाउंड इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। और इन्हीं चीजों को अपन आगे डिटेल से पढ़ेंगे भाई। ये तो केवल, तो देखो पहला क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा फिजिकल क्लासिफिकेशन, जहां आपने पढ़ा था कि मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है। और दूसरा क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा कौन सा? केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है भाई। तो ये आपके पास हो गया मैटर क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। ठीक है भाई। केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री की ब्रांच क्या है, मैटर क्या है, मैटर का क्लासिफिकेशन क्या है। कल अगले वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।